तो IQ लेवल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का अपना पेपर हुआ था जो सेकंड ग्रेड आरपीएससी ने करवाया था, आरपीएससी सेकंड ग्रेड का करवाया था, जो 21 दिसंबर का है और मॉर्निंग का है, सुबह की पारी का है, सुबह की पारी का है, 21 दिसंबर का है, जो एसएस के लिए आया है। वो पेपर अपन देखते हैं, उसको सोल्व करते हैं, आंसर की निकालते हैं उसकी सटीक की। राजस्थान के किन शहरों में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए पैरा स्पोर्ट्समैन होते हैं, जो दिव्यांग होते हैं, फिजिकल हैंडीक्राफ्ट होते हैं, के लिए खेल जो स्पोर्ट्स अकादमी कहां बनेगी? तो मैंने ये अपना राजस्थान का उद्योग जो है, उद्योग, राजस्थान के उद्योग, उद्योग का जो टॉपिक है, राजस्थान के उद्योग है ना, राजस्थान के उद्योग का टॉपिक है, उसके अंदर इसको स्पष्ट करवाया था। इस पे बोला था कि ये क्वेश्चन आने वाला एग्जाम में। तो देखिए, अजमेर भीलवाड़ा में नहीं है, उदयपुर कोटा में नहीं है, बीकानेर अजमेर में नहीं है। इसका पहले का आपका आंसर डी करेक्ट होगा, जो जोधपुर, पहली जोधपुर में बन रही है, दूसरी जयपुर के अंदर बनेगी। ठीक है, निम्न में से कौन सा राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की बात हुई है? राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के अंदर आपको बताया 6 गेम स्टार्ट हुए थे। कितने गेम हुए थे? 6 खेल हुए थे। 6 खेल के अंदर 4 खेल जो ऐसे थे वो युगल थे, 4 खेल तो युगल थे, जिसको लड़कियां और लड़के दोनों खेल सकते हैं। 2 खेल जो थे वो सिंगल था। ठीक है, 2 खेल सिंगल थे, 4 खेल जो थे वो युगल थे। ठीक है, 2 खेल जो थे वो स्पेशल, जो शूटिंग बॉल की बात हो रही है वो बालक के, लड़के के लिए था। शूटिंग था वो बालक के लिए था। ठीक है, और खो खो जो था, खो खो वो बालिका के लिए था। ठीक है, खो खो जो था वो बालिका के लिए था। तो अब देखते हैं कि कौन सा गेम इसके अंदर सम्मिलित नहीं था। तो 6 गेम थे, खो खो इसके अंदर था, हॉकी इसके अंदर था, फुटबॉल गेम जो था इसके अंदर सम्मिलित नहीं था। आपका करेक्ट आंसर सी है, वॉलीबॉल इसके अंदर सम्मिलित था, टेनिस बॉल की क्रिकेट इसके अंदर सम्मिलित थी। ठीक है, टेनिस बॉल से जो अपन कोस्को बॉल जो आती है उससे क्रिकेट खेलते हैं वो इसमें सम्मिलित था, और कबड्डी था, शूटिंग था और कबड्डी था, और टेनिस बॉल का जो क्रिकेट खेल रहे हैं वो टेनिस बॉल की क्रिकेट इसके अंदर शामिल थी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि माह अगस्त 2022 को, ये 9 अगस्त को बने थे, में किए गए राजस्थान का मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजस्थान की बात की गई है। देखो कितने इजी इसके दे रखे हैं, श्री मधुकर गुप्ता आपका करेक्ट आंसर है। इनको बनाया गया है, रिटायर्ड आईएएस है। श्रीमती उषा शर्मा, ये आपको पता है, ये सेकंड सीएस है, चीफ सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान की महिला सेकंड है ये। बीएलआरई और बीडी गुप्ता को आपको पता ही है। फिर वर्ष 2022 के लिए निम्न में से राजस्थान के किन शासकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला गया? किन शिक्षकों को मिला गया था राष्ट्रीय, जो 5 सितंबर को दिया जाता है ना, ये 5 सितंबर को जो शिक्षक दिवस होता है उसके ऊपर द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के 2 शिक्षकों को दिया गया था, जिसके अंदर एक थे दुर्गाराम मुवाल। कौन थे? दुर्गाराम मुवाल थे, और सुनीता गुलाटी थी। सुनीता गुलाटी तो बीकानेर के अंदर जो मुख बधिर बच्चे थे, गूंगे बच्चे थे, उनको पढ़ाने के लिए काम किया था। इनको 2017 में तो ये सेलेक्ट ही हुई थी, टीचर बनी थी ये 2017 के अंदर तो, और ये बहुत यंगेस्ट लड़की है। तो इसको क्या मिला है? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला गया है। और एक किसको दिया गया है? दुर्गाराम मुवाल को दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना 8 सितंबर की बात कर रहा है। 8 सितंबर 2022 को किस देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान के अजमेर शहर में स्थित दरगाह, जो ख्वाजा साहब की दरगाह है, तो उस दरगाह के अंदर किसने जियारत की थी, किसने अपने नाम की चदर भेंट की थी? तो चदर भेंट शेख हसीना आई थी, आपको बताइए, बांग्लादेश की। उस टाइम पे राजस्थान के अंदर स्पेशल पुलिस प्रोटेक्शन लगा था, तो बांग्लादेश की आई थी। कौन आई थी? शेख हसीना। शेख हसीना जो है वो आई थी कहां से? बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना चादर चढ़ाने के लिए अपनी जो ख्वाजा साहब की दरगाह है उसके ऊपर आई थी 8 सितंबर को। अगली बात आती है कि राजस्थान में पहला महिला संचालित सहकारी बैंक आपको पता ही है कि ये तेलंगाना की निधि के साथ पैचअप किया गया था। मूवमेंट के अंदर बहुत करंट में बहुत स्पेशल दे रखा है। स्थापित करने के लिए राजस्थान के किस राज्य में स्त्री निधि क्रेडिट सहकारी संघ के साथ ज्ञापन और ओएमयू हुआ था या समझौता हुआ था? तो किसके साथ हुआ था? आपके तेलंगाना राज्य के साथ। ये जो आपका सहकारी जो स्त्री निधि क्रेडिट सहकारी संघ का जो राजस्थान, क्योंकि तेलंगाना जो था वो फर्स्ट राज्य था और राजस्थान क्या था इसके अंदर? सेकंड राज्य था। राजस्थान क्या था? सेकंड राज्य था। अच्छा क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में राजस्थान के किस जिले को एमएसएमई, जो आपके मीडियम स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज जो हैं, आपके माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर
आकांक्षी जिला, जिसके अंदर एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट जिसको बोलते हैं, कि सेमरग में राष्ट्रीय स्तर पर किसको द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो ये अपने करौली को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, ये करंट का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, करौली को प्राप्त हुआ था। तो ये मैंने दे रखा है उद्योग के अंदर, ये क्वेश्चन भी है उसके अंदर। राजस्थान के मुख्यमंत्री की हरित राजस्थान और स्वस्थ राजस्थान जो योजना चलाई है कि संकल्पना के तहत 22-23 के अंदर कितने पौधे तैयार किए जाने प्रस्तावित हैं? तो 22-23 के अंदर 5 करोड़ पौधे तैयार किए जाएंगे, उसमें 3 करोड़ बांटे जाएंगे और 5 करोड़ पौधे तैयार किए जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्थान में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, क्योंकि राजस्थान में अब शहरी लोगों को भी क्या दिया जा रहा है? 100 दिन का रोजगार दिया जा रहा है। योजना के लिए बजट का प्रावधान, ये मैंने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का जो अपना टॉपिक है उस टॉपिक के अंदर बताया था कि 800 करोड़ रुपए का बजट के अंदर इसके अंदर क्या किया गया है? प्रावधान किया गया है। आगे राजस्थान की नई पारिस्थितिकी न्यू इको टूरिज्म पॉलिसी, न्यू इको टूरिज्म जो पॉलिसी है वो जुलाई 2021 के अंदर लगी थी। जुलाई 2021 आपका करेक्ट आंसर है। पुलिकट झील जो है, पुलिकट झील स्थित है, एक्चुअली पुलिकट जो झील है वो किस में है? आंध्रा और ये जो आपका तमिलनाडु है, तमिलनाडु, आंध्रा और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है, लेकिन वो 95% तो आंध्रा में रह जाती है, आंध्र प्रदेश में रह जाती है, और तमिलनाडु के अंदर कितनी आती है? मात्र 5% आती है। तो इसके अंदर आंध्र प्रदेश का अपने पास ऑप्शन नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन किसका है? तमिलनाडु का। तो पुलिकट झील कहां पे है? तमिलनाडु के अंदर है। ठीक है, बेम्बानंद की बात आती है तो वो केरल के अंदर है। ठीक है, आगे आती है चिल्का झील आपकी उड़ीसा के अंदर है। आगे बात आती है कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है, जो इंडिया की फॉरेस्ट रिपोर्ट है ये निकालता कौन है? देहरादून, देहरादून से निकलती है। ठीक है, देहरादून के अनुसार 2021 के अनुसार वनों के अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत भूमि वाला राज्य देश के अंदर पूछा गया कि कौन सा राज्य सर्वाधिक वनों की प्रतिशत की बात कर रहा है। यदि वन पूछे सबसे ज्यादा वन कहां है तो आपको पता ही है कि एमपी के अंदर है। ठीक है, यदि प्रतिशत की बात पूछे, प्रतिशत की बात आपसे पूछे तो प्रतिशत पे कहां है? मिजोरम में है। मिजोरम में कितने हैं? 84.53% वन क्षेत्र है। 84.53 जो हिस्सा है वो वनों से प्रतिशत के अंदर सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पे आपके अरुणाचल प्रदेश जो आता है वो सेकंड नंबर के अंदर, इसके अंदर प्रतिशत क्षेत्र के अंदर आता है। तो पहले नंबर पे कौन है? मिजोरम। मिजोरम आपका सर्वाधिक जो है 1% वाला, प्रतिशत के अंदर सर्वाधिक 1% वाला क्षेत्र है। ठीक है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा मैंने दर्रे बताए थे आपको, सारे दर्रे अपना जो टेस्ट पेपर, मेरे टेस्ट पेपर के अंदर ये 5 क्वेश्चन थे, पांचों के पांचों क्वेश्चन जो मात्र मैंने 100-150 के आसपास क्वेश्चन बनाए थे सेकंड ग्रेड के लिए, ये 5 क्वेश्चन टेस्ट पेपर के अंदर, एक ही टेस्ट पेपर के अंदर थे। आप खोल के देखना यूट्यूब पे IQ लेवल एकेडमी के नाम से सेकंड ग्रेड का पेपर सर्च करोगे तो उसमें सब थे। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में? तो मैंने बताया था कि नाथुला दर्रा सिक्किम में है, सिक्किम में है। भारत पाक युद्ध, भारत और चीन युद्ध के बाद में बंद कर दिया गया था, 2006 से वापस खोलने लग गए। ये जो सिक्किम के अंदर है और ये भारत और चीन के बीच का है, भारत और चीन के बीच हम जाना आना करते हैं। ठीक है, तो नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम के अंदर है, केंद्र शासित। मैंने उत्तराखंड के दर्रे में, उत्तराखंड के दर्रे बताए थे, मैंने सूत्र बताया था कि उत्तराखंड के थाने में ली, तो उत्तराखंड के थाने में ली, है ना। तो उत्तराखंड में कौन से आ जाएंगे? उत्तराखंड में थाने में थानला में मतिला, थानला मतिला और लेपुलेख, लिपुलेख। ठीक है, तो थानला मतिला और लिपुलेख बताया था। मैंने हिमाचल में बताया था कि सीबा हिमाचल में रहती है, तो सिपकिला और बारालापलाचा जो है वो हिमाचल के है, जम्मू कश्मीर के आपको पता ही है। ठीक है, फिर आता है कि सर्वाधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध स्थान मासिन राम, ये मैं सीधा सीधा बताया था कि सर्वाधिक जो प्रसिद्ध स्थान मासिन राम जो है ये मेघालय में है, मेघालय के अंदर है। मैंने बताया था कि इधर से हिमालय आ जाता है, ये नामचा बरवा से यहाँ पे सुलेम, ये जो अराकानियोमा आ जाता है, फिर नागो मिजो पटकाई मिसमी हिल्स आ जाती है, फिर यहाँ पे गारो खासी जयंतिया, ये सातों हिल्स के चक्कर के अंदर अपनी जो मानसून उठती है तो वो यहाँ पे घेर घुमेर होके, चाहे वो मासिन राम हो चाहे चेरापूंजी हो, उसके अंदर दुनिया की सबसे ज्यादा वर्षा होती है जो 1100 सेंटीमीटर से ऊंची होती है। सीधा सीधा क्वेश्चन मैंने बताया था। तो मासिन राम जो है वो आपका मेघालय में, चेरापूंजी भी मेघालय में उसके बगल में होने लग गई, बस थोड़ा सा इतना ही फर्क है, बाकी एक ही चीज है। बेलाडीला अपन ने एसके अभी तक पढ़े नहीं है, तो बेलाडीला जो है वो लोहे के एसके, यहाँ पे मेरे फ्रेंड रहते हैं, बेलाडीला जो है वो लोहे के एस्क के लिए प्रसिद्ध है और भारत के ये दंतेवाड़ा में है, ये
दंतेवाड़ा में है। ये जो खान है ये छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में है। कहां पे है? छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा के अंदर बेलाडीला की पहाड़ियां हैं और वहां पे क्या निकाला जाता है? लोहा एस्क निकाला जाता है। अगला आता है कि ध्वनि की तीव्रता। मैंने ये भी बताया था कि भाई इतने डेसिबल से ऊपर हो जाती है, कालजे में चोट लगती है, दिल में चोट नहीं लगती। तो मैंने बताया था कि ध्वनि की जो तीव्रता है उसको मापने के लिए डेसिबल काम में लिया जाता है। ध्वनि की तीव्रता किससे नापी जाती है? डेसिबल से नापी जाती है। और ये जो आपका ध्वनि की तीव्रता किससे? और मिलीबार जो है इससे वायुदाब नापते हैं, सेंटीग्रेड से आप तापमान नापते हैं। ठीक है। काल बैसाखी के बारे में मैंने ये सीधे सीधे क्वेश्चन मैंने अपने टेस्ट पेपर में डाले थे। काल बैसाखी, बस थोड़ा सा ये था कि इनमें वर्ड चेंज थे। काल बैसाखी के संबंधित है, मैंने यहाँ पे माउट लिख दिया था, माउट लिख दिया था। या फिर यहाँ पे आप शीतकालीन वर्षा बोल सकते हो, शीतकालीन वर्षा बोल सकते हो, या पश्चिमी विक्षोभ बोल सकते हो, पश्चिमी विक्षोभ बोल सकते हो। इसको कोई भी नाम आप दे सकते हो। मैंने बताया था कि ये जब असम में जाती है तो असम के अंदर इसको चाय वर्षा बोलते हैं या बारडोली चिल्ला बोलते हैं असम के अंदर। साउथ के अंदर इसको आमर वर्षा बोलते हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर इसको काल बैसाखी बोलते हैं, पश्चिम बंगाल के अंदर काल बैसाखी बोलते हैं। राजस्थान के अंदर इसको माउट बोलते हैं। गेहूं की फसल के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो ये पांचों के पांचों क्रम के क्रम यूं के क्वेश्चन अपने टेस्ट पेपर से आए थे। ठीक है, ठीक है। अगला जो अपना क्वेश्चन आता है कि जनसंख्या प्रवास में फुटकर व्यापार गुरुत्वाकर्षण का, ये जो फुटकर व्यापार गुरुत्वाकर्षण का जो नियम था ये किसने प्रतिपादित किया था? सबसे पहले तो ये किया था विलियम डब्ल्यू जे रेली ने किया था। किसने किया था? विलियम जे रेली ने इसको प्रतिपादित किया था। फुटकर व्यापार गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है ये सबसे पहले किसने दिया था? डब्ल्यू जे रेली ने दिया था। वर्ष 2021-22 में सकल जोड़े गए मूल्य में कृषि व संबंधित क्षेत्र का हिस्सा कितना रहा था? तो 2021-22 का ये सीधा सीधा क्वेश्चन अपने टेस्ट पेपर में है, 18.8% हिस्सा रहा है। 1956 के औद्योगिक नीति आई थी, उस टाइम पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव में प्रथम वर्ग के उद्योगों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? प्रथम वर्ग का मतलब बड़े बड़े उद्योग जो थे उस टाइम पे, उसके विकल्प में कौन सा सही है? तो जो प्रथम वर्ग के उद्योग थे उस टाइम पे, तो वो उद्योग एक्चुअली सरकार के अंडर में थे। किसके अंडर में थे? सरकार के अंडर में थे। तो देखिए उद्योगों पर सरकार का आंशिक स्वामित्व था। नहीं, आंशिक तो कोई स्वामित्व नहीं था क्योंकि थे वो सारे के सारे गवर्नमेंट के अंडर में थे। उद्योगों पर निजी का तो कोई मतलब ही नहीं है। निजी का तो एलपीजी सुधार हुआ है उसके बाद किया गया है। उद्योगों पर निजी और सार्वजनिक, कुछ चीजें थी जो निजी के लिए छोड़ दी थी और कुछ चीजें थी जो सार्वजनिक के लिए छोड़ दी। और उद्योगों पर पूर्णतः स्वामित्व किसका था? उद्योगों पर पूर्णतः जो स्वामित्व था, तो अपनी जो आर्थिक व्यवस्था थी उस टाइम पे मिली जुली आर्थिक व्यवस्था थी, तो उद्योगों पर क्या था? निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र का योगदान रहा है। आगे है डॉल्फिन कटक। ये यूपी के अंदर पूछ लिया गया क्वेश्चन है। यूपी का क्वेश्चन आपने उठा के देखा नहीं देखा मुझे नहीं पता, बाकी ये क्वेश्चन यूपी में बहुत रिपीट होता है। डॉल्फिन कटक, डॉल्फिन कटक जो है वो अटलांटिक महासागर के अंदर है। किसके अंदर है? अटलांटिक महासागर के अंदर, जिसको अंध महासागर भी बोलते हैं। एस आकार की है, सबसे बड़ी तटरेखा इसकी है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है? आपकी डॉल्फिन कटक स्थित है। मैंने बताया था ये अपने टेस्ट पेपर से आ रहे हैं कि अश्व अक्षांश, मात्र 150 क्वेश्चन दिए मैंने, ज्यादा नहीं दिए, ओनली 150 भी वो गिनोगे तो बढ़ेंगे नहीं मेरे ख्याल से। अश्व अक्षांश संबंधित है, तो ये जो अश्व अक्षांश है आपका, मैंने बताया था कि 30 से 40 और 30 से 40 नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अंदर क्या होते थे कि घोड़े लेके जाते थे अंग्रेज। तो घोड़े लेके जाते थे तो ऐसी सिचुएशन आ जाती थी, हवाओं की, पवनों की टक्कर लगती थी कि उन नाव जो डूबने का काम करती थी। तो उस टाइम पे घोड़े हैं वो, मैंने बताया था कि आर्किमिडीज के सिद्धांत के ऊपर घोड़े जो 4 पैरों के जानवर हैं वो डूबते नहीं है, तो उनको फेंक दिया जाता था और रस्सी से बांध लिया जाता था। जैसे ही ये अक्षांश पार कर लिए जाते थे वापस घोड़ों को नाव में बैठा लिया जाता था। तो ये है आपके अश्व अक्षांश किससे संबंधित है? पवनों से संबंधित है। इसके साथ मैंने एक चीज और बताई थी, बार बार मैं उसको रिपीट करता हूं कि 40 डिग्री साउथ पे, ये मात्र साउथ पे, ये तो नॉर्थ और साउथ दोनों साइड में आपके प्रेशर लगेंगे। और ये 40 डिग्री पे आपको क्या बोला जाएगा? 40 डिग्री पे बोला जाएगा गरजती चालीसा, गरजती चालीसा। ये साउथ के अंदर है, ठीक है, दक्षिणी पोल के अंदर है। गरजती चालीसा 40 डिग्री को बोला जाता है। 50 डिग्री को प्रचंड पतासा बोला जाता है।
प्रचंड पचासा बोला जाता है, और 60 डिग्री जो है उसको चीखती साठा बोला जाता है। चीखती साठा, ये भी क्या है, पौने हैं। चीखती साठा क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब उत्तरी गोलार्ध के अंदर तो मैंने बताया था कि ज्यादा पेड़ पौधे हैं, जमीन है, एरिया भाग ज्यादा है, दक्षिण गोलार्ध में कम है। तो जैसे ही आप 40 डिग्री के नीचे जाओगे दक्षिण में, 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के अंदर जाओगे आप, तो वहां पे जो हवाएं चलेंगी वो इतनी स्पीड में चलेंगी, गरजती हुई चलेंगी। फिर 50 पे और आगे पहुंचोगे तो वो इतनी स्पीड में लगेंगे कि प्रचंड हो रही है, बहुत प्रचंड रूप इन्होंने धारण कर रखा है। और 60 के ऊपर तो मैंने बताया था बार गालती चलती है, चीखती हुई चलती है, मैंने सेम यही वर्ड बोले थे। ठीक है, तो अश्व अक्षांश क्या है आपका? अश्व अक्षांश पवनों की स्थिति है। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वो निम्न में से किस वर्ष भारत का विदेशी व्यापार शेष धनात्मक रहा था? तो शेष धनात्मक अपना कब रहा था? 1976-77 में रहा था। 1976-77 के बाद में क्या हुआ था? खाड़ी युद्ध हो गए थे और अपनी की स्थिति ऐसी आ गई थी कि 7 दिन तक का अपना खाना पीना बचा था। 1991 में एलपीजी रिफॉर्म लेके आए थे। तो सबसे ज्यादा कब रहा था? 1977-78 के अंदर। रिपीट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत निम्न में से किस विषय को केंद्रीय विषय की सूची में शामिल किया गया था? तो किस विषय को केंद्रीय सूची के अंदर शामिल किया गया था? यहाँ पे आपका कॉमन सेंस काम में आता है कि मत्स्य पालन कृषि का था, उस टाइम पे कोई ध्यान ही नहीं देता था। बचत बैंक पे भी लोगों के पास बचत होती थी, कॉपीराइट का कोई लेना देना नहीं था। अंग्रेजों को क्या चाहिए थी? पैसे चाहिए थे। तो बैंकिंग और इंश्योरेंस का जो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बैंकिंग और इंश्योरेंस था। इस विषय को केंद्रीय सूची के अंदर शामिल किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अंतर्गत भारत की संघीय विधानसभा में अजमेर मेरवाड़ा, ये मैंने अपनी संविधान सभा करवाई है, उसके अंदर स्पष्ट बताया कि एबीसीडी 4 जो थे वो यूटीज थे। कौन से थे? ए बी सी डी 4 यूटीज थे। तो ए से अपना अजमेर था, अजमेर से मुकुट बिहारी लाल भार्गव गए थे, मात्र एक सीट थी। क्या नाम था? मुकुट बिहारी लाल भार्गव गए थे यहाँ से संविधान सभा के अंदर, मात्र यहाँ से एक सीट थी। तो 1935 में भी यहाँ पर कितनी सीटें थी? एक सीट थी। इन चारों में एक सीटें थी। ठीक है, चारों में एक सीटें थी। आगे ये अपना संविधान सभा टॉपिक से आया। 2021-22 में प्रथम आर्थिक में भारत के सेवा क्षेत्र में, भारत का सेवा क्षेत्र लगभग 55% रहता है, अपने को पता ही है। तो इसमें एफडीआई जो है वो अंतर प्रवाह का लगभग कितना प्रतिशत रहा है? तो लगभग वो 54% अंतर प्रवाह का इसके अंदर रहा है। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना कि भारत में 16 जनवरी 2016 को, 16 जनवरी को क्या दिवस मनाया जाता है? स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है। उद्यमशीलता व नवाचार के लिए मजबूत और समावेशी परिस्थितियां तंत्र तैयार करने एवं भारत को एक रोजगार सर्जक देश में रूपांतरित करने के लिए शुरू की गई योजना का नाम था। तो स्टार्टअप की गई थी, तो स्टार्टअप इंडिया योजना इसको शुरू की गई थी प्रधानमंत्री मोदी जी ने। भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत ये मैंने अभी जो अपना मूल अधिकार है वो पढ़ाया नहीं है, के अनुसार दंडनीय शब्दावली को प्रभावी बनाने के लिए भारत की संसद को विधि बनाने की शक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो ये सीधी सीधी रटी रटाई बात है कि ये जो है 55 क के सेकंड पैरा में दी गई है। किसके दी गई है? 55 क के सेकंड पार्ट जो है उसके अंदर इसको दिया गया है, संसद को विधि बनाने की शक्ति दी गई है। किसके ऊपर? अनुच्छेद 17 के ऊपर। ठीक है, अगला आता है कि सूची 1 को सूची 2 में मिलाइए। सूची 1 को 2 में आप कैसे मिला लोगे? देखिए बहुत सीधा सीधा है। मद्रास है, तो मद्रास को कितनी चाहिए थी? मद्रास के पास कितनी सीटें थी? 20 सीटें थी मद्रास के पास। अगला जो आता है बंबई, बंबई आता है आपका। बंबई के अंदर आपको पता है 16 सीटें थी। बंबई को कितनी सीटें चाहिए थी उस टाइम पे? 16 सीटें चाहिए थी। उसके बाद आता है मध्य प्रांत, मध्य प्रांत और आपका बरार। बरार और मध्य प्रांत जो आता है उसके अंदर 8 सीटें चाहिए थी। मध्य प्रांत और बरार के अंदर 8 चाहिए थी। और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत जो पाकिस्तान के पास का एरिया, थोड़ा नजदीक का जो एरिया है, उसके अंदर मात्र 5 सीटें चाहिए थी। तो आप इसका मिलान करोगे तो आपका ए के अंदर कितना नंबर का आ जाएगा? ए के अंदर आपका आ जाएगा 20, मतलब 2 नंबर आ जाएगा। फिर आगे जाओगे बंबई के अंदर, बंबई के अंदर हमने देखी 16 सीटें हैं, 16 सीटें 4 में है, तो बी के अंदर 4 आ जाएगा। ठीक है, बी के अंदर 4 आ जाएगा। फिर सी के अंदर अपन देखते हैं कि मध्य प्रांत और बरार की बातें करते हैं, तो मध्य प्रांत और बरार में 8 सीटें थी, तो सी के अंदर 1 नंबर आ जाएगा। और आपका डी के अंदर बचा हुआ नंबर जो है 3 नंबर जो है वो आपके डी के अंदर आ जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है,
ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भारत की जो संविधान सभा थी उसकी नियम समिति का सदस्य नहीं रहा। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, बहुत डीप का क्वेश्चन दिया है कि इसका सदस्य नहीं रहा। ये यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। मेहरचंद खन्ना जो थे वो सीधे के सीधे ऑप्शन इसके अंदर उठाए गए हैं। मेहरचंद खन्ना जो थे वो नियम समिति का सदस्य नहीं रहा है। अगला है कि भारत सरकार कार्यकरण नियम जो 1961 के तहत निम्न में से कौन सा मामला केवल भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति के समक्ष तो प्रस्तुत हो सकता है, लेकिन नियम 1961 की बात की गई है। तो क्या कहा है कि क्षमा, प्रविलंबन का कोई मामला हो, निलंबन का कोई मामला हो, ये किया जाना जरूरी है। ये अनुच्छेद आपके कितने में है? 72 के अंदर है। फिर भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति, पद त्याग, ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति और उनका पद त्याग जो भी होता है सरकार के अंडर करता है। भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनका पद से हटाना क्या है? करेक्ट आंसर है। आगे अंतर्राज्यीय परिषद, ये संविधान के अंदर सीधा सीधा बोला है, गृह मंत्री जो होता है वो अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है। तो आपका करेक्ट आंसर जो है इसका ए और सी हो जाएगा। ए और सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के ड में जैसा कि समर्था तथा समान भ्रातृत्व की भावना की बात की गई है के निर्माण में मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में उल्लेखित है, शब्दों का सही क्रम कौन सा है? यहाँ पे आजकल क्वेश्चन जो है वो शब्दों के सही क्रम के आ रहे हैं। तो शब्दों का सही क्रम जो अपना आपको पता ही है, सबसे पहले धर्म आता है, धर्म के बाद आदमी भाषा बोलता है, भाषा के बाद कोई आपका प्रदेश आएगा और उसके बाद उसका वर्ग आएगा। तो आपका धर्म देखो सबसे पहले किसमें है? धर्म एकमात्र ऑप्शन के अंदर है, धर्म है, भाषा है और प्रदेश या वर्ग जो है ये अपने शब्दों का सही क्रम है। कौन सा है? सबसे पहले इसके अंदर आता है अपना धर्म आता है, भाषा आती है, प्रदेश और वर्ग आती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुच्छेद 41 कुछ मामलों में लोक सहायता के संदर्भ में लोक सहायता की बात करता है। लोक सहायता में क्या कहता है कि बुढ़ापा, बीमारी, बेकारी की बात करता है। ठीक है। निम्न में से किस शब्दावली का उल्लेख नहीं है? तो बुढ़ापे का है, बीमारी का है, बेकारी का है, एसआई का है, तो किसका नहीं है? चिकित्सा सहायता जो है उसका उल्लेख नहीं है। करेक्ट आंसर क्या हो गया? चिकित्सा सहायता। निम्न में से कौन सी दी स्वतंत्र पार्टी एंड कंजर्वेटिज्म, दी स्वतंत्र पार्टी एंड कंजर्वेटिज्म जो बुक थी वो किसने लिखी थी? वो थी अर्डमैन की थी। किसकी थी? हार्वर्ड एल अर्डमैन की। किसकी बुक थी? हार्वर्ड एल अर्डमैन की जो बुक थी उसका नाम था दी स्वतंत्र पार्टी एंड कंजर्वेटिज्म के बारे में भारत के ऊपर उन्होंने खूब लिखा है। भारत निम्न में से किस समूह का सदस्य नहीं है? किस समूह का सदस्य नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया समूह का भारत सदस्य है। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल जो रीजन है एमटीसीआर का भी भारत सदस्य है। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप जो है भारत जो है वो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का जो है सदस्य नहीं है और वाजनर समूह का सदस्य है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया न्यूक्लियर सप्लायर समूह जो है वो चाइना की वजह से भारत नहीं बन पा रहा है, अभी तक नहीं इसका सदस्य बना है। आगे है 36 का क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया है? तो भाई प्रधानमंत्री का जो उल्लेख होता है वो 74, 75 और 78 के अंदर होता है। किसमें होता है? 74, 75 और 78 का जो अनुच्छेद है उसके अंदर प्रधानमंत्री का उल्लेख होता है। ठीक है। ठीक है। आगे जो है अपना निम्न में से किस राजनीतिक दल ने 17वीं जो अपनी लोकसभा चुनाव हुई थी, मैंने राजनीतिक दल का एक टॉपिक डाला है जिसके अंदर भारत के सभी राजनीतिक दलों के बारे में जिक्र किया है। मैंने ये भी बताया है कि जो समाजवादी पार्टी थी वो इसके अंदर नहीं थी, इससे पहले ये हट गई थी क्योंकि इसने अपने जो नियम थे वो खो दिए थे, क्योंकि जो राष्ट्रीय पार्टी होने के नियम थे उनकी प्रायोरिटी इन्होंने खो दी थी क्योंकि उनके पास वैसी कंडीशन नहीं थी। ठीक है। तो आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी आम चुनाव में राष्ट्रीय राजनीतिक दल वर्तमान में कितने हैं? 9। आम आदमी पार्टी को ले लिया है। आम आदमी जो पार्टी है ना वो लेटेस्ट बनी है, 9वां राष्ट्रीय दल बना है आम आदमी पार्टी। ठीक है। पीएस सुगमा का भी मैंने बताया था कि ये चुनाव से पहले नहीं थी, चुनाव के बाद में आ गई थी। तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल की है, आपको पता ही है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई और सीपीआई दोनों है। और समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी नहीं है, यहाँ पे बसपा है, बीएसपी है। बीएसपी जो है बहुजन समाजवादी जो पार्टी है वो राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। समाजवादी पार्टी जो है वो राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं, वो राज्य राजनीतिक दल है। और नेशनल कांग्रेस पार्टी जो है एनसीपी वो राष्ट्रीय दल आपको बताई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? समाजवादी पार्टी। निम्न में से किसने वैश्वीकरण को अमेरिकरण की बातें कही थी? ये अपने पॉलिटिकल के नोट्स में है। किसने कहा था? ये हमें आईएएस में पढ़ाया गया था। वैश्वीकरण को अमेरिकरण से
किसने संबंध किया था? अर्नेस्ट ने किया था? नहीं, जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ ने किया था। किसने किया था? जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ ने किया था। किसने? जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ ने इसको किया था कि वैश्वीकरण का युग जो है पूरे अमेरिकरण, पूरी अमेरिका की प्रभुत्व पूरी दुनिया के ऊपर छा रही है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तरीके से। आगे बोला गया है कि आधिकारिक तौर पर भारत की यात्रा करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति। तो पहले अमेरिकी राष्ट्रपति अमेरिका गया था 1959 में चांद पे गया था। तो दोनों देशों को बांटना था। यूएसएसआर अपने पड़ोसियों को मिला रही थी, अपने को अपना पता था कि अपन यूएसएसआर मतलब रूस के ज्यादा नजदीक है। तो उस टाइम पे जो dwight D आइजनहावर था, ये 1959 में आया था भारत में, 1959 में आया था भारत में। और ये बना कब था? ये 1953 में बना था और 8 साल के लिए 1961 तक के लिए ये बने थे। तो dwight D आइजनहावर जो है वहां का एक एयरपोर्ट का नाम भी है। तो आइजनहावर जो था वो भारत के अंदर सबसे पहले आधिकारिक तौर पे भारत के अंदर आया था कि आप जो है हमारे गुट में शामिल हो जाओ। उस टाइम पे काफी बातें हुई थी। निम्न में से कौन न्यूट्रल नेशन रिप्रेजेंटेशन कमीशन, ये आपका कौन सा हो गया? न्यूट्रल, अपन न्यूट्रल थे उस टाइम पे, ठीक है। नेशन अपना राष्ट्र था, है ना। फिर आ गया रिप्रेजेंटेशन और कमीशन की बात कर रहे हैं कि आप भारत के अंदर से एक आदमी, उस टाइम पे अपन नाम के थे, नॉन अलाइनमेंट गुट के अंदर थे। कोरिया युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था? कोरिया की बात कर रहा है। कोरिया युद्ध 1953 में हुआ था, उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया को लेके। तो उस टाइम पे जो अपने वीके कृष्णा मेनन थे ना, तो वीके कृष्णा मेनन थे, इनको कहां पे भेजा गया था? उस टाइम पे ये संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर भेजा गया था और इस कमीशन का इनको अध्यक्ष बनाया गया था और बोला गया था। तो यहाँ वीके कृष्णा मेनन ये कौन थे? अपने प्रधानमंत्री के सलाहकार भी, एडवाइजर भी रहे हैं। और इनके कार्यकाल के अंदर क्या रहा था? सबसे पहला भारत का जीप घोटाला हुआ था। मैंने ये लाइन बोल के एसएससी जीडी वाले टॉपिक में डाली है, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना चोखला किसकी नस्ल है? चोखला भेड़ की नस्ल है। मेरे जो IQ लेवल एकेडमी के ऊपर वीडियो पड़े हैं उसमें आपके ट्रिक हैं, बहुत छोटी छोटी, 1-1 मिनट से छोटी ट्रिक है, बकरी की, गोवंश की, ऊंट की, भेड़ की नस्लों के लिए। तो मामा बाग में चोखा है, मामा बाग में सोना है, चोखा पूजे। तो भेड़ की नस्ल क्या है? चोखला जो है वो भेड़ की नस्ल है। अगली आती है 2011 की जनगणना राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या, या तो न्यूनतम जनसंख्या भी पूछ लो या न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत की भी यदि बात आती है तो वो जैसलमेर की आती है। ऐसे क्वेश्चन किसी बच्चे के गलत नहीं होने चाहिए। चौथ माता, ये कंजरों की क्या है? आराध्य देवी है। किनकी है? कंजरों की आराध्य देवी को चौथ माता बोला जाता है। दिलवाड़ा का मंदिर कहां पे है? आबू पर्वत के ऊपर है। महावीर जी का मंदिर है। राजस्थान में अरावली पर्वतों की निम्न चोटियों की उसकी ऊंचाई के आधार पर आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता क्रम, और अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता क्रम। तो बढ़ता क्रम में इसको देना है। बहुत से बच्चे इसमें गलती करते हैं, आरोही और अवरोही क्रम में। बढ़ता क्रम के अंदर आपको सबसे पहले कौन सी देनी पड़ेगी? तारागढ़ देनी पड़ेगी, 870 मीटर है। उसके बाद आपको देनी पड़ेगी कमलनाथ, 1001 मीटर ऊंची है। फिर रघुनाथगढ़ 1055 मीटर, सिक्कर की है ना, ये जो अपनी उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, ये मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, ये सिरोही की चोटी है। तो अचलगढ़ जो है वो सबसे लास्ट में आएगा। तो आपका इसका जो सही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए पहले आ जाएगा, उसके बाद सी आ जाएगा, उसके बाद डी आ जाएगा और उसके बाद बी आ जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अगला जो है राजस्थान के किस जिले में कर्क रेखा गुजरती है? तो मैंने जो राजस्थान का आपका हाड़ौती पठार पढ़ाया था या फिर राजस्थान के भौगोलिक स्वरूप पढ़ाए थे, उसके अंदर सारी विवरण कर रखा है, कौन से जिले का कैसा आकार है, किस टाइप का क्या है क्या नहीं है, पूरा उसका वर्णन है। तो आपके बांसवाड़ा में निकलती है और डूंगरपुर के अंदर निकलती है कर्क रेखा। मेजा बांध कोठारी नदी पे भीलवाड़ा में बना हुआ है। कहां पे बना हुआ है? भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा। और नदी यदि आपके याद नहीं है, इनकी सहायक नदियां याद नहीं है, तो मैंने बहुत छोटी छोटी ट्रिक बना के, 1-1 मिनट की ट्रिक बना के IQ लेवल एकेडमी के ऊपर डाल रखी है, आप देख सकते हो। परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम जो आपका माडा है, ये किस वर्ष शुरू हुआ था? ये 78-79 के अंदर शुरू हुआ था और ये 13 जिलों में हुआ था। कितने जिलों में? 13 जिलों के अंदर माडा चालू है। आगे है प्राक हड़प्पा युगीन। हड़प्पा की चाहे प्राक हड़प्पा हो, हड़प्पा युगीन हो या हड़प्पोत्तर हो, हड़प्पा के बाद की हो, तीनों की तीनों राजस्थान के अंदर यदि मिलती हैं इंडिया के अंदर कहीं पे, तो वो एक जगह है कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा के अंदर मिलती हैं। उत्तर गुप्तकालीन जो शंख लिपि में लिखे जो लेख हैं वो कहां मिले? ठीक है, शंख लिपि में लिखे लेख जो हैं वो कहां पे मिले? तो वो आपके शंख लिपि के अंदर उत्तर
गुप्तकाल की बात कर रहा है, तो वो आपके बेराट में मिले। आगे जो है निम्न में से कौन सा युद्ध, महाराणा सांगा की बात कर रहे हैं, महाराणा सांगा और बाबर के बारे में। तो महाराणा सांगा और बाबर के बारे में खानवा का युद्ध हुआ था। कब? खानवा का जो युद्ध हुआ था वो महाराणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। पानीपत का जो युद्ध हुआ था वो तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। तराइन का महाराणा प्रताप और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। चंदेरी का युद्ध हुआ था वो मेदिनी राय के और बाबर के बीच में हुआ था। तो कौन सा? खानवा का जो युद्ध है वो महाराणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कब शुरू हुई थी? 2007 के अंदर शुरू हुई थी। मत्स्य संघ के अंदर मैंने बताया था कि एबीसीडी इसके अंदर 4 है। एबीसीडी जो राजस्थान का परिचय मैंने बताया था उसके अंदर 4 है। एबीसीडी अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर 4 रियासतें मिलकर मत्स्य संघ बनाई थी। ठीक है। आबू के जैन मंदिर विमल शाह के निर्माणकर्ता कौन थे? विमल शाह, विमल वसीय। तो इसको स्टार्ट किसने किया था? धनक सेठ ने किया था। और इसको बनाया किसने था? विमल शाह ने बनाया था। आगे है निम्न में से 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति में 18 सितंबर 1857 की बात है। ये कब की बात है? 18 सितंबर 1857 की बात है। ये पाली में पड़ता है आपका चेलावास। चेलावास जो है पाली के युद्ध के अंदर क्या हुआ था? एजेंट मेसन जो था उसको मारा गया था और मार के उसकी जो ऊपरली खोपड़ी मुंडी थी ना वो लाठी में डाल के महल के किले पे टांग दी, महल के किले पे टांग दी थी। ठीक है। तो ये निम्न में से 1857 की क्रांति में कौन से युद्ध में? जोधपुर में पॉलिटिकल एजेंट था, ये सरकार का एजेंट था, एजेंट मेसन मारा गया था। तो ये 18 सितंबर 1857 की बात है। चेलावास के युद्ध के अंदर ये मार दिया गया था और मार के इसकी खोपड़ी जो थी वो लाठी में डाल के ऊपर टांग दी। अजमेर नगर बसाया था। तो अजमेर नगर किसने बसाया था? ये बसाया था अजमेर अजय राज चौहान ने बसाया था। अजय राज चौहान ने बसाया था। ये 27 मार्च 1112 की बात है। कब बसाया था? 27 मार्च 1112 के अंदर, ईस्वी के अंदर इसको बसाया था। किसने बसाया था? अजय राज ने बसाया था। उसी के नाम पे अजमेर पड़ा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जयपुर में कौन सा शासक स्वयं संगीताचार्य था? तो गंधर्व बाईसी किसने लिखी थी? प्रताप सिंह ने। 1799 में इन्होंने हवा महल का निर्माण भी करवाया था। गिद्दड़ नृत्य की बात आती है, ये अपना शेखावटी का आता है। जी राज्य हो जाए भाई, अपने शेखावटी को क्वेश्चन आते हैं। ये शेखावटी का नृत्य पुरुष नृत्य है और इसके अंदर ये जो है ये शेखावटी का नृत्य है, गिद्दड़ नृत्य। ठीक है। गिद्दड़ नृत्य, चंग नृत्य दोनों अपने शेखावटी के नृत्य हैं। कान्नड़ देव प्रबंध के रचयिता, आरपीएससी का प्यारा क्वेश्चन। कान्नड़ देव प्रबंध के रचयिता कौन है? चंद्रप्रदाय नहीं है, पद्म नाम की ये क्या है? कान्नड़ देव प्रबंधन है। ठीक है। अगला है निम्न में से रामसनेही संप्रदाय की बात हो रही है। रामसनेही और सिंहथल शाखा की बात हो रही है। तो इसके प्रवर्तक और संस्थापक कौन थे? तो इसके हरिराम जी थे, संत हरिराम दास जी थे। वो इसके रामसनेही संप्रदाय की सिंहथल शाखा के थे। निम्न में से कौन सा विकल्प जो है वो विवाह की रस्मों से संबंधित नहीं रहा? विवाह की संबंधित नहीं रहा, नहीं रहा। ठीक है। तो नहीं रहा पूछा है इसके अंदर कि विवाह से बंदोली काटना या सामेलो कराई, यहाँ करण भेद। करण भेद तो संस्कार है भाई। करण भेद क्या है? संस्कार है। कंकण बांधनो, वीर बांधी कर मोटियार के दोनों आगे पका के डोरो बांधा मन, कंकण बांधनो कहें। ठीक है। आगे निम्न में से राजस्थान की किस चित्रकला शैली पर सर्वाधिक मुगल प्रभाव रहा? तो चित्रकला शैली हो या राजतंत्र के ऊपर भी यदि सर्वाधिक प्रभाव मुगलों की बात आती है तो अपने जयपुर से था। किससे था? जयपुर से था। क्योंकि बूंदी वाले जाते नहीं थे, मेवाड़ वालों का 36 का आंकड़ा रहता था, मारवाड़ वालों का भी वैसे 36 का आंकड़ा चला है। तो जयपुर का जो था यहाँ पे इनका अच्छा फायदा हुआ है और वो लोग यहाँ से चित्रकला शैली सीखी थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मुंशी त्रिलोक चंद माथुर। त्रिलोक चंद माथुर जो थे वो करौली प्रजामंडल से थे और ये कब हुआ था? 1938 के अंदर करौली प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। संबंध में से कौन से प्रजामंडल से रहे थे? तो करौली प्रजामंडल से मुंशी त्रिलोक चंद माथुर रहे थे। बहुत जल्दी इजी याद होता है, सबसे पहले तो यही याद होता है। निम्न में से कौन से विकल्प का संबंध पोमचा? पोमचा है, पीड़ा है, पीड़ा है, पीड़ा, पोमचा, ये हमारे जो शेखावाटी क्षेत्र की महिलाएं पहनती हैं। पीला पोमचा ये वस्त्र होता है। ठीक है। पीला पोमचा जो है ये वस्त्र होते हैं। आगे है कि मुगल शासक अकबर के समय में बीकानेर के शासक राय सिंह ने निम्न में से किस सैन्य अभियान में शामिल नहीं हुए? कौन से में नहीं हुए? बलूचिस्तान गए थे, बंगाल गए थे, काबुल गए थे, कंधार नहीं गए थे। वो कंधार वाले अभियान के अंदर नहीं गए थे। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कंधार हो जाएगा। भारत के संविधान में निम्न में से
निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें यह उल्लेख किया गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल की पदावधि के दौरान जब तक वो पद पर है उसको गिरफ्तार या कारावास के लिए किसी भी न्यायालय में कोई आदेशिका नहीं निकाली जा सकती। ये राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के लिए होता है। किसके लिए होता है? राष्ट्रपति और राज्यपाल। दीवानी मामला चल सकता है, हाँ, 2 महीने पहले की सूचना देके पूरा नाम पता एड्रेस सारी चीजें उसमें लिखनी होगी। तो वो आपका है 361 के पार्ट 3 में है। वो कहाँ है? 361 का पार्ट 3 जो है अनुच्छेद का 361 अनुच्छेद है उसके पैरा 3 के अंदर ये बात कही गई है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को पदावधि के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। आगे है थार महोत्सव। ये मैंने स्पेशल बताया है कि अपनी जो आर्थिक समीक्षा मैंने निकाली थी, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा में भी इसका जिक्र किया है। फिर राजस्थान के उद्योग जो निकाले हैं उस उद्योगों के अंदर मैंने सारी चीजें डाल दी हैं। तो ये थार महोत्सव, जोधपुर के अंदर मरु महोत्सव होता है, बीकानेर में ऊंट महोत्सव होता है। तो थार महोत्सव कहां हो जाएगा? आपके बाड़मेर के अंदर। थार महोत्सव कहां है? बाड़मेर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है करवा चौथ मनाई जाती है। तो ये करवा चौथ कब मनाई जाती है? ये सबको पता है, कार्तिक में मनाई जाती है। वही कार्तिक दिवाली जो होती है उसके थोड़े दिन बाद में शुक्ल के अंदर मनाई जाती है। कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को बनाई जाती है करवा चौथ। राजस्थान में मुख्यमंत्रियों में से कौन भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कि भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति के सदस्य कौन रहे? तो भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति के रहे थे टीकाराम पालीवाल। ये क्या थे उस टाइम पे? एमपी थे। टीकाराम पालीवाल जो थे वो एमपी थे और ये किसके रहे थे? भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति जो थी उसके सदस्य रहे थे। मैंने राजस्थान के मुख्यमंत्रियों की अलग से एक वीडियो बना रखा है मात्र 30 मिनट का कि राजस्थान के मुख्यमंत्री, उसके अंदर ये पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी कौन मुख्यमंत्री क्या क्या रहे और पीछे क्या क्या आगे क्या किया। राजस्थान के निम्नांकित मुख्य सचिवों में से अपने कार्यकाल के दौरान अधिकतम संख्या में मुख्यमंत्री 4 लोगों के साथ किसने काम किया था? बीएल माथुर ने किया था। किसने किया था? बीएल माथुर जो थे वो 4 सीएमओ के साथ काम किया था। कितने सीएम के साथ? 4 सीएम के साथ काम बीएल माथुर ने किया था। राजभवन राजस्थान में इन्फॉर्मस पोर्टल कौन सा है? ये जन सूचना पोर्टल ही तो है। जन सूचना पोर्टल ही तो है। इसी को इन्फॉर्मस पोर्टल इन्होंने लिख दिया। जन सूचना पोर्टल किस राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान प्रारंभ किया गया था? तो ये कब किया गया था? कलराज मिश्र के कार्यकाल 2019 की तो बात है। कलराज मिश्र पदभार संभाल लिया था, उसके बाद ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, सही नहीं है? तो ओपी मेहरा जो थे गवर्नर थे, किसके टाइम पे थे? उस टाइम पे शिवचरण माथुर अपने मुख्यमंत्री थे। निर्मल चंद जैन थे, ये अशोक गहलोत के समय में थे। अंशुमान सिंह 1997 में रहे और 2003 तक रहे थे। 98 से 99 से स्टार्ट हुए थे और 2003 तक रहे थे। जब ये 3 तक रहे थे उस टाइम पे गहलोत वापस आ गए थे, वसुंधरा नहीं थी उस टाइम पे, ठीक है। तो गहलोत के समय में अंशुमान सिंह रहे थे, तो ये आपका गलत हो गया। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में सरकार की किसी पंचायती राज के विघटन के बारे में? धारा 94, सीधा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। धारा 94 जो है उसके अंदर पंचायती राज के विघटन के बारे में बात कही गई है। भारत के संविधान के निम्नांकित में से कौन से अनुच्छेद के तहत राजस्थान का महाधिवक्ता राजस्थान की विधानसभा की महाधिवक्ता कब आता है? ये 165 में आता है। 165 का जो अनुच्छेद है उसमें आता है। 177 के अंदर ये भाग लेता है। कितने में लेता है? 177 के अंदर भाग लेता है। तो सभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है। कब ले सकता है? 177 के अंदर ये भाग ले सकता है, ठीक है। निम्न में से कौन सी राजस्थान विधानसभा में कटौती प्रस्तावों की ग्रहता की शर्त नहीं है? कटौती प्रस्तावों के बारे में बोला गया है कि उसकी ग्रहता की कौन सी एक शर्त नहीं है। तो उसमें विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जा सकता है, बिल्कुल उठाया जा सकता है। उसमें वर्तमान विधियों का संशोधन या निरसन करने के लिए सुझाव नहीं दिए जाएंगे, ये भी दिए जा सकते हैं, सुझाव वगैरह तो देते ही हैं। वह उस विषय का निर्देशन नहीं करेगी जो मुख्यतः राज्य सरकार का विषय नहीं है, बिल्कुल सही बात है। केंद्र सरकार के क्यों छेड़ेगी, ये तो राज्य सरकार की बात है ना। उसका संबंध केवल एक मांग से होगा। उसका संबंध एक केवल मांग से कैसे हो सकता है? क्योंकि उसमें विधियां भी होंगी, संशोधन भी होगा, प्रश्न भी उठाया जा सकता है, तो उसका संबंध एक मांग से नहीं होगा। तो आपका करेक्ट आंसर 4 है। आगे है निम्न में से कौन राजस्थान के आरपीएससी के कार्यवाहक अध्यक्ष के पद पर नहीं रहे? ये जो है मैंने आरपीएससी का पूरा टॉपिक डाल रखा है, उसके अंदर पूरा अच्छा विवरण दे रखा है। उसमें ये क्वेश्चन है निम्न में से कौन राजस्थान के आरपीएससी के कार्यवाहक अध्यक्ष के पद पर नहीं रहे? तो एसएस पाठक रहे हैं,
एच एन मीणा भी रहे हैं, हरिश्चंद्र मीणा, और जीपी पिलानिया, पिलानिया नहीं रहे अभी तक, पिलानिया नहीं रहे, एल एल जोशी भी रहे हैं। आगे है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग। मानवाधिकार का भी मैंने पूरा टॉपिक डाल दिया, उसी से एक क्वेश्चन आया, निम्न में से निम्नांकित सदस्यों में से कौन सबसे कम कार्यकाल की अवधि के लिए रहे? कौन सबसे कम कार्यकाल की? नमो नारायण जी मीणा थे, वो मात्र 6 महीने के लिए रहे, बाकी तो सब 1-1 साल से ज्यादा के लिए रहे। तो नमो नारायण मीणा का कार्यकाल जो है राज्य मानवाधिकार आयोग जो है उसके सदस्य के तौर पे सबसे कम कार्यकाल रहा है इनमें से। ठीक है दोस्तों, ये ज्यादातर क्वेश्चन जो है जो आपने टॉपिक करवा दिया, उससे यदि कोई क्वेश्चन आया तो डायरेक्टली उसी से सीधा उठ के आया, वो सीधी डेटा भाषा में। और आपको यदि पसंद आए वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है।